Hello everyone, welcome to my channel Guli Study Point. This is Gulnashi Iqbal here. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द लाइफ फोर्स थ्योरी? लाइफ फोर्स थ्योरी का जो एक्सपोनेंट है वो कौन है? गाल्सवर्दी, इब्सन, ब्रैग्ट या शो? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जॉर्ज बर्नार्ड शो। जो लाइफ फोर्स थ्योरी के जो एक्सपोनेंट है यानी कि प्रतिपादक, वो जॉर्ज बर्नार्ड शो थे। इस थ्योरी के अनुसार मनुष्य फैक्ट्स में विश्वास करते हैं, ना कि अमूर्त विचारों में। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये जो है स्वीकृत नहीं हुआ था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था ये जो कॉन्सेप्ट था सामान्य तौर पर। देखिए, जॉर्ज बर्नार्ड शो एक आयरिश प्लेराइट थे जिन्होंने आर्म्स एंड द मैन, एक फेमस बुक है, उसको लिखा था। और एक थे मैन एंड सुपरमैन, इनके दो फेमस वर्क हैं, आर्म्स एंड द मैन एंड सुपरमैन। ठीक है। और इन्होंने यही लाइफ फोर्स थ्योरी के प्रतिपादक थे। एक्सपोनेंट मीन्स होता है प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स वाज जॉर्ज बर्नार्ड शो एसोसिएटेड? जॉर्ज बर्नार्ड शो किस पॉलिटिकल मूवमेंट से एसोसिएट थे? द फोर्थ इंटरनेशनल, द न्यू लेफ्ट, फैबियन सोसाइटी या लेबर पार्टी? तो उनका था फैबियन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये एक अभी बताया था मैंने, आयरिश प्लेराइट थे, क्रिटिक थे, पोलेमिसिस्ट थे। ठीक है। तो इनका जो इन्फ्लुएंस पड़ा वो वेस्टर्न थिएटर पर बहुत ज्यादा पड़ा और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट के एसोसिएट किया था इन्होंने फैबियन सोसाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 वाज रिटन बाय? डाउन एंड आउट पेरिस और लंदन जो 1933 है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? टी.एस. इलियट, जॉर्ज ऑरवेल, डायलन थॉमस या सिल्विसा प्लैथ? तो ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट मैन इज द ओनली क्रिएचर हु कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग? एक बार और सुन लीजिए। हु सेड दैट मैन इज द ओनली क्रिएचर हु कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग? जॉर्ज ऑरवेल ने कहा ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, एडमंड बर्क ने या बर्ट्रैंड रसेल ने कहा? तो ये बात कही थी जॉर्ज ऑरवेल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए, जॉर्ज ऑरवेल ने अपने वर्क एनिमल फार्म में ये स्टेटमेंट दिया है, क्या? मैन इज द ओनली क्रिएचर हु कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग। नेक्स्ट है, इन दिस फॉरवर्ड टू कांथापुरा, राजा राव डिस्क्राइब्स कांथापुरा एज ए हिस्ट्रिकल नॉवेल, पॉलिटिकल नॉवेल है कांथापुरा, वर्क ऑफ मैजिक रियलिज्म या क्या, लीजेंड ऑफ अ प्लेस? स्थल पुराण या लीजेंड ऑफ अ प्लेस? ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही है, स्थल पुराण या लीजेंड ऑफ द प्लेस। ये जो फॉरवर्ड टू कांथापुरा है, ये राजा राव के द्वारा लिखी गई है। कांथापुरा एक स्थल पुराण है। ये कांथापुरा 1938 में लिखी गई है, द फर्स्ट नॉवेल ऑफ राजा राव, और ये राजा राव का फर्स्ट नॉवेल है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये एक स्टोरी है, साउथ इंडियन कास्ट रिडन विलेजर है एक, जिसका नाम है, मतलब एक विलेज के बारे में बताया गया है, जिस विलेज का नाम यानी कि गांव का नाम है कांथापुरा। तो ये उसी की स्टोरी है। साउथ इंडियन कास्ट रिडन विलेज है ये, जिसका नाम है कांथापुरा। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग रोड द सरपेंट एंड द रोप? किसने लिखा है सरपेंट एंड द रोप? आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव या नीता देसाई? ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही है, राजा राव ने। राजा राव का फर्स्ट नॉवेल अभी आपको बताया है कांथापुरा है, और सेकंड नॉवेल है द सरपेंट एंड द रोप।
जो 1960 में लिखा गया है और ये इनका मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है। ये एक फिलोसफिकल नॉवेल है। नेक्स्ट है द सबटाइटल ऑफ अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म इज। अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म का सबटाइटल क्या है? तो सॉरी, द सबटाइटल ऑफ अपोलॉजी फॉर ह्यूमन हीरोइज्म इज एन ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। क्या है ये? एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। जो द सबटाइटल ऑफ अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है और इसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइडियाज को बताया गया है। ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा है इसका? दिस नॉवेल इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। सॉरी, नॉवेल नहीं है, ये एक ऐसे है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोटागोनिस्ट ऑफ मुल्कराज आनंद्स टू लीव्स एंड अ बर्ड। आपको इसका प्रोटागोनिस्ट बताना है। टू लीव्स एंड अ बर्ड का जगन, गंगू, राजा या इंदर? गंगू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, गंगू। गंगू एक प्रोटोगोनिस्ट है मुल्कराज आनंद के टू लीव्स एंड अ बर्ड का। ये एक नॉवेल है और ये नॉवेल बेस्ड ऑन है ऑपरेशन ऑफ ए पुअर एंड अबाउट ए पीजेंट। एक गरीब किसान, यानी कि जो चाय नहीं होती, चाय की पत्ती, चाय की खेती, तो ये बागान के बारे में ही बताया गया है इसमें और गंगू इसका प्रोटोगोनिस्ट है। नेक्स्ट है इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन नसीम इज़ाकिल सेज दैट द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्राउल्ड। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो नसीम इज़ाकिल के द्वारा लिखी गई है, नसीम इज़ाकिल कहते हैं कि जो बिच्छू है, स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू, फर्स्ट क्राउल्ड, कहाँ क्राउल्ड हुआ था, वो पहले रैंक कर कहाँ गया था? तो इनटू हिज मदर्स मैट्रेस बीनीथ अ सैक ऑफ राइस अप हिज मदर्स लेग इनटू द रूम्स दैट। ऑप्शन बी बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, एक चावलों की बोरी के नीचे चला गया था ये बिच्छू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विलेजर्स वर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन। विलेजर्स की ओपिनियन थी, राय थी कि जो स्टिंग है, डंक है बिच्छू का, वॉज अ रिजल्ट ऑफ द मदर्स एविल नेचर, माता के बुरे नेचर का जो है नतीजा है। वॉज अ रिजल्ट ऑफ हिज फादर्स स्केप्टिसिज्म, या उसके फादर के स्केप्टिसिज्म का रिजल्ट है। वॉज अ रिजल्ट ऑफ ए क्रेचर्स रिवेंज, या वो क्रेचर जो है वो आपसे रिवेंज लेना चाहता था, बदला। वुड प्यूरिफाई द मदर्स फ्लैश, या उसके माता के फ्लैश को, मांस को प्यूरिफाई कर देगा, शुद्ध कर देगा। तो क्या था उनका ओपिनियन, क्या थी गांव के लोगों की? तो इसका ओपिनियन थी सी वॉज अ रिजल्ट ऑफ द क्रेचर्स रिवेंज। सॉरी, यह है इसका वुड प्यूरिफाई द मदर्स फ्लैश। गांव वालों के जो विलेजर्स थे उनकी ओपिनियन थी कि जो स्टिंग है स्कॉर्पियन का वो प्यूरिफाई कर देगा मदर्स के फ्लैश को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस वॉज पब्लिश्ड। बर्चेस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है वो पब्लिश हुई थी किस कलेक्शन में? नॉर्थ ऑफ बोस्टन में, बॉयजविल, माउंटेन इंटरवेल में, या किस में? तो ये हुई थी माउंटेन इंटरवेल में। देखिए, बर्चेस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक नेचर लिरिक है और जो पब्लिश हुआ था माउंटेन इंटरवेल में 1916 में। ये जो पोयम है, लिरिक पोयम, ये अपने ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन के लिए जानी जाती है। और ये बर्चेस ली कहाँ गई है? ये कलेक्शन जो है ये पब्लिश हुआ था द माउंटेन इंटरवेल में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what but design of darkness of apple if design govern in a thing so small in which poem do these lines occur। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 30 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन आपके जीएस के और 40 से आगे के ये इंग्लिश के करवा रही हूँ मैं। ये सारे एक साथ में इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं लगभग 20 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो इसलिए चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ये जो लाइन है
शुरू करते हैं। इफ डिजाइन गवर इन अ थिंग सो स्मॉल इन विच पोएम डू दीज लाइन्स अकर। ये जो लाइन है ये डिजाइन मेंडिंग वॉल में हुई, टाइम टू चेंज या नॉन ऑफ द अबव। तो ये जो लाइन है ये डिजाइन में जो है ऑकर हुई है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये एक सोनेट है 14 लाइन की और ये 2 स्टैंजा में सेपरेट की गई है। और ये जो पब्लिश हुई है ये 1936 में हुई है फर्दर रेंज में। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट्स द एडवेंचर ऑफ। द ओल्ड मैन एंड द सी जो है रिकाउंट्स करता है एडवेंचर ऑफ मैनोलिन के, जो डी मैगियो की, सैंटियागो या किसका। द ओल्ड मैन एंड द सी इज बेस्ड ऑन सैंटियागो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो ये ओल्ड मैन एंड द सी है ये 1951 में लिखी गई है, 52 में पब्लिश हुई थी। ये हेमिंग्वे का एक मेजर नॉवेल है और ये इनके लाइफ टाइम में ही पब्लिश हो गया था। और इस पूरे ये जो है सैंटियागो के बारे में है। ये सैंटियागो एक क्यूबन फिशरमैन था जो 84 दिन तक फिश को पकड़ने में जो है ना नाकाम रहता है, लेकिन 84वें दिन वो एक बहुत बड़ी फिश को पकड़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, meanness is orchestrated by Pinter in the birthday party by subtle device. Which of the following is most Pinteresque in evoking meanness? Option number C, Machen and Goldberg's destructive quizzing of Stanley. ये जो है ये एक ये जो प्ले है ये क्लासिफाई किया गया है कॉमेडी ऑफ मीनेस के रूप में। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द होम एंड द वर्ड इज। ऑफ द होम एंड द वर्ड के ऑथर हैं मनमोहन घोष, श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर या मुल्कराज आनंद। तो रविंद्रनाथ टैगोर द होम एंड द वर्ड के जो राइटर हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक नॉवेल है 1916 में लिखा गया है। ये नॉवेल जो है बैटल को इलस्ट्रेट करता है और वेस्टर्न आइडियाज और कल्चर रिवॉल्यूशन है ये वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, The Spenserian stanza has। Spenserian stanza में कितने क्या है इसका Spenserian stanza का 6 लाइन राइम्ड A B B C C A। Spenserian stanza में 6 लाइन होती है, 7 होती है, 8 होती है या 9 होती है? वो सॉरी कुछ छूट गया था क्वेश्चन। हायावदना इज बेस्ड ऑन काथा सरित सागर एंड थॉमस मन्स बॉडी एंड सोल। द ट्रांसपोज्ड हेड, द व्हील ऑफ हैप्पीनेस या डेथ। ऑप्शन नंबर बी द ट्रांसपोज्ड हेड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द ट्रांसपोज्ड हेड्स। वी.एस. नैपोल वॉन बुकर प्राइज फॉर अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। वी.एस. नैपोल ने बुकर प्राइज जीता था, किस काम के लिए मिला था? इन अ फ्री स्टेट, द बैंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल। तो उनको मिला था इन अ फ्री स्टेट के लिए जो है उनको बुकर प्राइज दिया गया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन पोलाइट इमेजिनेशन कैन कन्वर्ज विद अ पिक्चर and find an agreeable companion in the statute who said it। ये किसने कहा? ड्राइडन ने, जॉनसन ने, कॉलरिज ने या एडिसन ने? तो ये कहा था एडिसन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो पीजेंट
और ये लिया गया है प्लीजरिंग इमेजिनेशन से। नेक्स्ट है सैमसन एगोनाइज्ड वाज अ ड्रामा इन द ग्रीक मैनर, रोमन, इंग्लिश या लैटिन मैनर। किस मैनर में लिखा गया है? तो ये ग्रीक मैनर में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सैमसन एगोनाइज्ड एक ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा है जो एक ग्रीक ट्रेजिडी है। ठीक है। नेक्स्ट है विच मेटाफिजिकल पोइट रोड सिलेक्स साइंटिलेंस। किस मेटाफिजिकल पोइट ने सिलेक्स साइंटिलेंस में लिखा? हेनरी वोगन ने, जॉन सकलिंग, जॉन डन, रिचार्ड लवलेस ने। तो ऑप्शन नंबर ए हेनरी वोगन। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज या न्यू क्लासिकल एज। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते थे जी रोमांटिक एज से। इनका जन्म कब हुआ था? 10 फरवरी 1775 में लंदन में हुआ था और मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1834 में। ये एक इंग्लिश ऑथर थे, है ना, एक माइनर पोइट थे और एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध एसेइस्ट थे जिन्होंने एसे ऑफ इलिया को लिखा। नेक्स्ट है द स्पेसमोडिक स्कूल ऑफ पोइट्री बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज। जो स्पेसमोडिक स्कूल ऑफ पोइट्री है वो बिलोंग करती थी किस एज से? जैकोबियन से, विक्टोरियन से, ऑगस्टन से या एलिजाबेथन से? तो वो बिलोंग करती थी जी विक्टोरियन एज से। जो स्पेसमोडिक स्कूल ऑफ पोइट्री है वो एक बिलोंग करती है विक्टोरियन एज से और ये एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश पोइट्स है जो विक्टोरियन एरा के थे। नेक्स्ट है द स्पेंसरियन स्टेंजा हैज। स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती है जिनका राइम स्कीम होता है ए बी बी सी सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड ईपोड फॉर्म अ 3-part स्ट्रक्चर इन अ ग्रीक ओड, क्लासिक ओड, मेडिवल ओड या पेट्रार्कन सोनेट। तो एक मेडिवल ओड का है ये स्ट्रक्चर, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और ईपोड। एडोनाइस इज अ, एडोनाइस क्या है? ड्रामा है, थर्नोडी है, सोनेट है या फ्यूनरल है? तो ये एक थर्नोडी है। एडोनाइस एक एलिजी है जो कीट्स की डेथ पर लिखी गई है शैले के द्वारा। और ये थर्नोडी क्या होती है? थर्नोडी जो है ये एक डर्जी DIRG डर्जी इसके इक्विवेलेंट होती है। और ये एलिजी बोल दो या डर्जी बोल दो, है ना, जो किसी सिंगल पर्सन के जो है अटरेंस को प्रेजेंट करती है। और इस ये जो है थर्नोजी जो है थ्रीनोडी, ये एक इम्पोर्टेंट सब टाइप है या सब टाइटल है पास्टोरल एलिजी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिस्टोटल वॉज अ डिसाइपल ऑफ। अरिस्टोटल डिसाइपल थे, शिष्य थे सोक्रेट्स के, प्लेटो के, होरेस के या होमर के। तो ये अरिस्टोटल जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, वो थे प्लेटो के। हु रोट रिलीजियो लेसी। रिलीजियो लेसी किसने लिखा था? मिल्टन ने, जॉन डन ने, जॉन ड्राइडन ने, सैमुअल बटलर ने। तो ये जो रिलीजियो लेसी है ये जॉन ड्राइडन ने लिखा था। ये एक पोयम है जो हीरोइक कपुलेट में लिखी गई है जॉन ड्राइडन के द्वारा। Now the next question. It is not by comparing line with line that the great merits of a great work are to be estimated, but by their general effect and ultimate result. Who said this? ये किसने कहा था? ये कहा था सैमुअल जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Coleridge called the unifying faculty of imagination as plastic, इकोप्लास्टिक, इम्प्लास्टिक या इजेम्प्लास्टिक।
तो ये है इज़म प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी। Who termed poetry as the breath and spirit of all knowledge? किसने पोइट्री को ब्रीथ और स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज का रूप में टर्म किया है? किसने? वर्ड्सवर्थ ने, शेले ने या कोलरिज ने? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको टर्म किया है कि पोइट्री जो है एक ब्रीथ एंड स्पिरिट है सारे नॉलेज की। वर्ड्सवर्थ ने यह भी कहा है कि पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अर्नोल्ड्स फर्स्ट पीस ऑफ क्रिटिसिज्म? मैथ्यू अर्नोल्ड का फर्स्ट पीस ऑफ क्रिटिसिज्म था ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, प्रीफेस टू द पोएम 1853, एसेज इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनर्जी। तो प्रीफेस टू द पोएम 1853 इज द राइट आंसर। ये मैथ्यू अर्नोल्ड का फर्स्ट पीस ऑफ क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट? इनमें से कौन से थ्री ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ पोइट्री हैं इंग्लिश लिटरेचर के टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग? ड्राइडन, जॉनसन, पोप या कोलरिज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ थ्री ग्रेटेस्ट, मतलब तीन इनमें ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ पोइट्री है इंग्लिश लिटरेचर के, एक नहीं है, वो एक का नाम हमको चूज करना है जो उनसे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, पोप। टीलियस के अकॉर्डिंग जो है, टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर पोप जो है एक इज नॉट वन ऑफ द थ्री ग्रेट क्रिटिक्स अमंग जॉन, ठीक है, क्रिटिक्स नहीं है ये। जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन और एस.टी. कोलरिज जो हैं ये हैं इंग्लिश लिटरेचर के क्रिटिक्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और अगर आपको इस तरह की वीडियो की और ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव